2019 में मोदी जी चुनाव जीत के आए, 40%, 30 से 35% के आसपास उनको वोट मिला है, 35% वोट, मतलब कि 75% लोग जो हैं वो मोदी जी को नहीं चाहते थे देश में। 35% वोट लाके उन्होंने देश भर में सरकार बना लिए, 75% लोग नहीं मानते थे उनको। तो इसका मतलब थोड़े ना कि आप जो जीत गया उससे हम सवाल नहीं पूछेंगे। अगर वैसा होता तो इमरजेंसी भी जो 1975 में लगाया गया था वो भी संसद द्वारा पारित किया गया। दुनिया का इतिहास रहा है, सिर्फ भारत का इतिहास नहीं। जब कोई दिक्कत होता है सरकार सिस्टम से, जब आप लड़ते हैं तो आपको एक आंदोलन खड़ा करना पड़ता है। वो जन आंदोलन जब होता है उसके बाद जो चीज़ें ठीक होती है, उसके बाद आप देखेंगे इमरजेंसी के बाद आंदोलन, जेपी आंदोलन, यही बैठे हैं ना हम लोग ऐतिहासिक मैदान में। जेपी आंदोलन के बाद सिस्टम ठीक हुई। आज़ादी की जो हमने लड़ाई थी वो आंदोलन था। आज युवाओं के साथ गलत हो रहा है। आप देखते हुए नेता आके भाषण दे देते हैं, भारत एक युवा शक्ति है। 100 में से 99 ठो बिजनेस फेल होता है तब एक ठो बड़ा बनता है। जब टाटा बना तो 100 ठो फेल हो गए होंगे। तो जिनके पास काबिलियत नहीं है बिजनेस करने की, वो नौकरी मांगेंगे ना, कि सब बिजनेस के भरोसे बैठ जाएंगे। और जो नौकरी मांगेंगे वो सही समय पे नौकरी हो, सही समय पे रिजल्ट हो, सही समय पे ज्वाइनिंग हो, इसका सवाल पूछेंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप आर्मी में जाने के बाद आप कभी एक दिन के लिए भी वर्दी अगर पहनने का सौभाग्य मिल गया ना, तो समझ लीजिए आप धन्य हो गए। धन्य हो गए आप। हमारा सेना से बहुत पुराना ताल्लुक है, मेरे ब्लड में ही सेना है। जब हमारे खून में ही बता दिया गया है नौकरी मतलब पढ़ाई मतलब नौकरी, तो आदमी पढ़ने के पहले क्या सोचता है? आदमी पढ़ क्यों रहा है? सीखने के लिए, नौकरी पाने के लिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मानसिकता कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे बच्चों को, एजुकेशन सिस्टम पे। हम लोग गार्जियन हैं, बच्चे हमारे 4 बच्चे हैं। अब इनका कहना है चारों के शिकार आपके जो हमारा जो लाखों करोड़ों आदमी जो 4 साल बाद बाहर आएगा, वो किस दिशा में जाएगा वो हमारे 50-25 लीडर ही तय करेंगे। अगर वो सही मिल गया तो करोड़ों आदमी सही दिशा में जाएगा, अगर वो गलत मिल गए तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी आज के दौर की बीमारी है। इससे हजारों लाखों लोग पीड़ित हैं और ख़ास करके युवा वर्ग इससे सबसे अधिक पीड़ित है। और कहीं ना कहीं इसके लिए अब तक हमने जो सरकार चुना है, अब तक के हमारे सारे सरकार जिम्मेवार तो है ही, लेकिन दूसरे तरफ एक दूसरा विचार विमर्श भी शुरू हो गया है। वो ये कि क्या हमारे देश के युवाओं में स्किल्ड नहीं है, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है जिसके कारण हमारे देश में आज इतने लोग बेरोजगार हैं? क्या उसमें एजुकेशन सिस्टम में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी रह गई है? इन सारे विषयों पर आज हम कुछ लोगों के साथ संवाद करेंगे, इसीलिए इस संवाद में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। कि राजनीतिक सत्ता के द्वारा ही लोगों की बेरोजगारी मिटाई जा सकती है। आप और आपके और हमारे द्वारा नहीं मिटाई जा सकती। जो लोग सरकार में रहेंगे उन्हीं का ये दायित्व बनता है कि लोगों को वो रोजगार दे। ठीक है, प्रश्न हो गया। हम लोग युवा हल्ला बोल 2018 से काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग बेरोजगारी के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। SSC GD आंदोलन से ये मुहिम, युवा हल्ला बोल जो मुहिम है, ये शुरू हुई थी। थोड़ा इसका पृष्ठभूमि मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को। 2018 में SSC GD 2018 में SSC CGL का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में, CGO कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पे युवा हल्ला बोल एक नाम दिया गया, उस आंदोलन का नाम था युवा हल्ला बोल। 20,000 लोग दिल्ली में CGO कॉम्प्लेक्स पे बैठ गए थे और उसके बाद SSC में जितनी भी त्रुटियाँ थी उसको चेंज किया गया, हम लोग बैठ गए। और तब से हमने एक वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया था, जो हेल्पलाइन नंबर आज भी हमारा है। और वो हेल्पलाइन नंबर जितनी भी सरकारी भर्ती परीक्षा है, देश भर से हमें जितनी भी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में जितनी भी त्रुटि होती थी, जैसे मान लीजिए कि रेलवे का मामला हो, NTPC का मामला हो, अग्निपथ का मामला हो, 4 साल से हम लोग देश भर में जितने भी सरकारी भर्ती परीक्षाएँ हो रही हैं उसमें जितनी भी त्रुटियाँ, उसमें हम संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। अभी हाल में आपने अग्निपथ योजना के बारे में सुना होगा। 4 साल पे लोगों को, इंडिविजुअल्स को, युवाओं को ले जा रहा है और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के तहत 4 साल वो नौकरी करेंगे, सेना में सेवा देंगे और 4 साल के बाद वो बाहर हो जाएंगे। सिर्फ 25% लोग जो हैं उसी को परमानेंट किया जाएगा। उसके खिलाफ हमारे 11 साथी दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब हम लोग प्रदर्शन करने वाले थे भी नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हम लोग अपील कर रहे थे क्योंकि बिहार में कई जगह पे आगजनी और इस तरह के मैटर्स हुए थे, तो हम लोग अपील करने गए थे युवाओं से कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, क्योंकि प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और उससे पहले ही दिल्ली पुलिस हम लोग को डिटेन कर ली, अरेस्ट कर ली और तिहाड़ जेल भेज दी। 2 दिन तिहाड़ जेल के आए। आप लोग का मांग क्या है? मांग क्या है? अपना मांग स्पष्ट। उसी के तहत युवा हल्ला बोल यात्रा हम लोग 16 अगस्त को चंपारण से हम लोग निकले थे। 16 अगस्त से हम लोग पूरे बिहार में घूमे, 38 जिला में गए हैं और
हर जिला में जाके हम 3 काम कर रहे हैं। युवाओं से, नौजवानों से संवाद कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ जन आंदोलन तैयार कर रहे हैं। हमारा मांग है, हमने एक कोड बनाया है, हमने एक कोड मंगाया है। वो कोड हमारा ये है, भारत रोजगार संहिता, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भरोसा कह रहे हैं। भरोसा, भारत रोजगार संहिता। हमारी मांग है, 3 प्रमुख मांग है कि जितने भी भारत में सैंक्शनड बट वेकेट गवर्नमेंट पोस्ट है, मतलब जो हमारे देश में जितने भी सरकारी पद हैं जो सैंक्शनड हैं लेकिन वो रिक्त हैं, खाली पड़े हैं, सरकार ने संसद में ही जवाब दिया है कि 1 करोड़ सरकारी पद देश भर में खाली हैं, सरकारी पद सिर्फ खाली हैं। तो अगर सरकार आज चाहे, केंद्र राज्य सरकार अगर आज चाहे तो देश भर में 1 करोड़ नौकरी का सृजन आज के आज कर सकती है। तो पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग ये है हमारी, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जैसे बिहार का आदमी है, बिहार का आदमी अगर दिल्ली जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो आप देखिएगा किसी भी दुनिया पूरे देश भर में कोई भी लेबर चौक पे चले जाइए, वहाँ पे आपको बिहारी ही मिलेगा। उड़ीसा का भी मजदूर होगा ना, उसको भी आदमी गाली दे के या बात करके बोलेगा कि बिहारी ही है। तो हम लोग आज ये क्यों हो गया? अगर भाई अगर ठेला चलाना है, रेडी पट्टी चलाना है, तो हम दिल्ली बॉम्बे जाके क्यों चलाएंगे? यहीं चलाएंगे। अगर आपको 5 लाख 10 लाख रुपया तनख्वाह दे रहा है तो आप जाइए जी, लंदन US जहाँ जाना वहाँ करिए। तो ये दूसरी मांग है कि जहाँ पे आदमी काम कर रहा है, जैसे बिहार जैसे राज्य में, वहाँ पे लोग अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे न्यूनतम आय कम से कम उनको मिलना चाहिए, जो न्यूनतम आय है। तो वो गवर्नमेंट द्वारा तय किया गया। गवर्नमेंट से सवाल तो हम ही लोग पूछेंगे ना, प्रेशर ग्रुप तो हम ही लोग हैं ना। युवा हल्ला बोल। दूसरा मांग क्या है? स्पष्ट जल्दी कीजिए। तीसरा मांग हमारा ये है कि जो ये निजीकरण हो रहा है, और निजीकरण शब्द भी हम यूज़ नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन के हम, मतलब जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, मतलब हम मानते हैं कि सरकार निजीकरण भी नहीं कर रही है, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं कर रही है। हमने एक नया शब्द निकाला है जो इस देश में हो रहा है। इस देश में आज मोडानीकरण हो रहा है। मोदी, अंबानी और अडानी, इस देश में क्या हो रहा है कि जितने भी सरकारी संपत्ति है उसको 2-3 लोगों को बेचा जा रहा है। अभी हाल का न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल 2-3 दिन पहले सभी लोगों ने सुना होगा कि अडानी जी दुनिया भर में दूसरे नंबर पे आ गए हैं अमीरी के क्षेत्र में। अरे ऐसा थोड़े ना होगा, हम लोग सब तो एक ही नाव पे बैठे हैं ना, अडानी अंबानी हम लोग सब एक ही नाव पे बैठे हैं। डूबेगा नाव तो हम लोग डूब जाएंगे, वो लोग ऊपर चले जाएंगे। ये देखिए, अभी आपका पहला तो यह है कि आप, जाहिर सी बात है, आप मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं आप लोग। हम लोग किसी, वही हम कह रहे हैं, हम लोग किसी भी सरकार और किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हम राज्य सरकार में जो 20 लाख, अभी जो 20 लाख का भी वादा किया गया है, उस पर भी हम लगातार बोल रहे हैं। शिक्षक भर्ती का जो मामला था, आप पहले मेरा बात सुन लीजिए। आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं, थोड़ा सुनना भी पड़ेगा। हाँ, एकदम आपका सवाल है, पूछिए। आपको लगता है कि आप, जैसा आपने कहा कि 1 करोड़ पूरे देश में जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ वैकेंसियाँ खाली है, अगर ये सारे लोगों को जॉब दे दिया जाए तो उसके देश के बजट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वही बहुत बहुत वाजिब सवाल है। अगर आप दुनिया भर में ना, दुनिया भर में, मैं डेटा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, दुनिया भर में अगर आप हर कंट्री में सर्वे करा लीजिए, और मैं डेवलप्ड कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विकसित देश की बात नहीं कर रहा हूँ, विकासशील देश की बात कर रहा हूँ, जो भारत के कंपैरिजन में, जैसे चाइना हो गया या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी अगर आप देख लेंगे ना कि गैर सरकारी, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में जो डिफरेंस है ना, अभी हमारे देश में मात्र 6% लोग जो हैं वो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, 94% असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। पूरे भारत, पूरे दुनिया में। पहली बात, जो आप इतना बड़ा रैली का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं, तो आपके पास ये फंड कहाँ से आता है? किसका फंड कहाँ से आता है? फंड कैसे आता है? बहुत वाजिब सवाल है। आप जैसे जो लोग हैं, हम लोग पहले ही बता दिए कि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल से हम लोग कोई समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हमारा कोई समर्थन नहीं। मैं खुद दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सारे हमारे साथी जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग खुद पर्चा बांट रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्स का क्रंच है। आप देख ही रहे ना, मैं दिल्ली में कानून की पढ़ाई करता हूँ। हमारे जितने भी साथी हैं सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। अगर हमारे पास क्रंच होता तो पैसे वाले लोगों को हम लोग बुलाते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस प्रकार से जो आप रैली कर रहे हैं, इससे बेरोजगारी पे कितना मिटेगा? क्योंकि 80 के दशक से, जब से देश आज़ाद हुआ है, देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा आ रहा है। देश में बेरोजगारी नहीं मिटा, ये एक समस्या। लेकिन इस बेरोजगारी का कई नेता जनरेट होंगे और फिर जब वो कुर्सी पर बैठेंगे तो वो भी भ्रष्टाचार करेंगे। बहुत वाजिब सवाल है ये भी। आप ये बताइए कि जो आंदोलन होता है, नेता जो होते हैं, पॉलिटिशियन, देखिए राजनीति करना कोई बुरी बात थोड़े ना है। जन आंदोलन खड़ा करके राजनीतिक पार्टी बनाइएगा। राजनीतिक, वो तो बात की विषय है कि क्या करेंगे, वो तो बात का विषय है कि हम लोग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे तब का पृष्ठभूमि क्या होगा। आज के समय में ये जरूर है कि आने वाले समय में, मैं आपको जितने लोग यहाँ पे सुन पा रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में आज़ाद भारत का आप सबसे बड़ा आंदोलन देखेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पे। आपको पता है 2010 में इस देश में एक आंदोलन हुआ था, पूरे देश को झकझोर दिया था, अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि से एक राजनीतिक पार्टी निकली जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। ठीक है।
आम आदमी पार्टी जब निकली तो आम आदमी पार्टी अपनी जिस पृष्ठभूमि को लेकर आई हुई थी, अन्ना बाद में अलग हो गए, अरविंद केजरीवाल उसको आगे बढ़ाए, आज उसी चीज ठीक उसका उल्टा काम कर रहा है। बिल्कुल न कटवा दिया राजनीति शब्द का। बेटा का कसम खाया था कि हम कभी अगर जीते, अगर राजनीति पार्टी बनाए तो हम कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लिया। कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लिया। भ्रष्टाचार में 40 से ज़्यादा नेता सब नॉमिनेटेड है, कुछ तो जेल में है। कल परसों अमानतुल्लाह खान गया, आजकल में सिसोदिया जाएगा। और सबसे मेन चीज़, मुख्यमंत्री पद पर आप है, कोई जिम्मेवारी भरा पद उसने आज तक लिया ही नहीं, कोई मंत्रालय उसके पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल इससे घटिया ये मुख्यमंत्री शब्द जो है, कितना मतलब इसका कितना बुराई करे क्या समझ में नहीं आता है। एक और चीज़ जो समझना जरूरी है साथियों, कि बाकी लोगों ने आकर राजनीति किया, युवा हल्ला बोल राजनीति नहीं काजनीति की बात कर रही है, हम काम की बात कर रहे हैं। सब यही बोलते थे। नहीं सुनिए, हम बेरोजगार की बात कर रहे हैं। हमने कितनों से आके अभी वोट मांगा है, कितनों से आके कहा कि हमें चंदा दो। हम ये कह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार, ऐसा नहीं आपको लगता है, एक आम पब्लिक आपको लगता है कि देश में अब ऐसा प्रयोग होना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों पर से लोगों का विश्वास उठते जा रहा है, ऐसा प्रयोग होना चाहिए जो लोग राजनीतिक में बेरोजगारी का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, रोजगार को लेकर के एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। सब सरकारी नौकरी का डिमांड करता है। अब मान लीजिए जैसे कि पूरे ज़मीन पे अगर हमको पानी पटाना है कृषि के लिए तो क्या हम इसके भरोसे रह सकते हैं, या अन्य विकल्प भी है, जैसे नल है, या फिर मान लीजिए नहर है, या नदी है, कुछ भी है, सब बाड़ी से, सब नौकरी के ही भरोसे है। तो और दूसरा चीज, एक मिनट, रोजगार कौन देगा? रोजगार के लिए स्किल्ड नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर के आपको नौकरियां नहीं मिलेगी। 70% जो है रिजेक्ट है, 30% सेलेक्ट हो पाता है। स्किल्ड चाहिए उसके लिए। युवाओं को स्किल्ड करने की जिम्मेवारी सरकार की थी ना, सरकार उनको स्किल्ड क्यों नहीं किया? नहीं, आप अगर मान लीजिए कि हम ही, हमारे पास हमारा बाल बच्चा है, ठीक है, अभी हम उसको नीट की तैयारी करवा रहे हैं, साथ के साथ उसको जो है सर्टिफिकेट के लिए, अच्छा एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन भी करवा रहे हैं। बच्ची है मैट्रिक की, सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके अलावा उसको हम सोच रहे हैं बैंकिंग या एसएससी किसी में जाए वो, उसके लिए उसको हम फिर से स्किल्ड करने के लिए अलग से कोचिंग करवा रहे हैं। तो वो सब चीज़ तो है ही नहीं। क्वालिटी रहेगा तब ना आप नौकरी लीजिएगा जी। इतना यूनिवर्सिटी में अच्छा व्यवस्था अगर होता, कॉलेज में अच्छा व्यवस्था होता, तो अलग से कोचिंग लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये जिम्मेवारी सरकार की थी ना व्यवस्था बनाने की, मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अगर ये चीज़ अगर आप कहें तो इसमें बहुत बड़ा माफिया है। हम तो कहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सेक्टर में जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट है सबको बंद कर देना चाहिए। सब तो अपना इलाज करवाने के लिए प्राइवेट में जाता है, सभी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उसमें जाता है। देश में अगर अभी कहीं भी सबसे बड़ा माफियागरी हो रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है। इस क्षेत्र में अभी लूट है। हम ऐसा नहीं कहते कि सभी लोग एक जैसे हैं, कई लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में लूट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी, एक आखिरी चीज़ मुझे बहुत जान के खुशी हुई कि आप जैसे मीडिया वाले भी आज देश में एग्जिस्ट करते हैं, जो आज बेरोज़गारी और रोज़गार पे सवाल पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बेरोज़गारी और रोज़गार पे सवाल नहीं पूछता है। वो तभी आता है बीच में, इंटरफेयर तभी करता है। 20 दिन आप शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। आपको पता है राजस्थान से 100 मतलब राजस्थान से एसएससी के करीबन 100 अभ्यर्थी दिल्ली के लिए कूच किए। कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। जिस दिन कोई तोड़ फोड़ कर देता है तुरंत मीडिया वाला आके पूछ लेता है। अरे कम से कम मेन स्ट्रीम करिए ना। 42 साल में, सुन लीजिए, 42 साल में बेरोजगारी ने भारत में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मिल भी नहीं सकती, हम ये मांग भी नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो वेकेट पोस्ट हैं, जैसे शिक्षक भर्ती का मामला है, अगर एक स्कूल में अगर 3 शिक्षक पूरा स्कूल चला रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा शिक्षकों की मांग है ना, डिमांड है ना, तो आप उन्हीं को पैसा नहीं मिल पा रहा है। आप वही समझ लीजिए। तो इसमें सरकार का फेलियर है ना, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए ना, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो। तो हम उसी को लेके पूरे बिहार में घूमे हैं और आप सभी आपका भी हम मतलब इस शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बेरोजगारी और रोजगार पे युवाओं से संवाद देखिए, सवाल तो ये है, आप सवाल उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सवाल उठना भी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी संघर्ष के नाम पे जो लोग तैयार होते हैं, सवाल ये है, अगर पृष्ठभूमि देखा जाए तो संघर्ष के नाम पर जो लोग तैयार होते हैं, बाद
में वो अपने वही चीज़ है। संघर्ष का समय वही- भूल जाते वही हैं, करते हैं। उसी आप सही सत्ता बात- से वो मिल आप जाते सही हैं। बात है, सही बात है। लेकिन जब आप राजनीति की बात करते हैं, आज हम लोग सुन लीजिए, अभी आपकी मांग किससे है, किससे है मांग? हमारी मांग हर सरकार से है, केंद्र सरकार से भी है, राज्य सरकार से भी है। मतलब आप ये मत समझिए कि हम बिहार में कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी लड़ाई बिहार में। युवा हल्ला बोल का काम राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, झारखंड में भी है। हम हर राज्यों में कर रहे हैं। हम किसी सरकार को उसकी पार्टी अच्छा देके बताइए, सवाल नहीं आप आंदोलन कर रहे हैं, आप युवाओं को कुछ रोजगार मिल सके इसके लिए आप लोग कुछ प्रयत्न, देखिए आंदोलन बहुत लोग कर रहे हैं, आप लोग कुछ प्रयत्न कर रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि कुछ शुरुआत हम क्यों ना अपने स्तर से करें। बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास बड़ी संख्या में युवा होंगे, एक बिल्कुल। मेन पावर होगा, बिल्कुल। उस मेन पावर का आप यूज आंदोलन में कर रहे हैं, बिल्कुल। कीजिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन उसका कहीं और आप सदुपयोग कर रहे हैं आप- क्या? सुनिए पहले बात, मेन पावर को यूज कहाँ करना है, बताइए। लेकिन हम अगर आप पावर में, इसमें- हम मैं सत्ता में। पूरे बात मेरा सत्ता सुन में लीजिए, कौन है? मेरा बात पूरा सुन लीजिए, लेकिन अगर आप इस मेन पावर को, आपके पास जो युवा का मेन पावर है, इसको आप कई रोजगार में उतार सकते हैं। अपने अपने स्तर पे आज लोग चाय बेच के अच्छा धंधा कर रहे हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल। आज बाजारीकरण का सुनिए, दौर है। चाय बेचना, हाँ, सड़क पे ठेला लगाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर हम पीएचडी किए हुए हैं और अगर पीएचडी करने के बाद अगर हमको देश भर में सरकार नौकरी नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, पीएचडी करने के बाद आपको सरकार कह रही है कि आप ठेला लगा दीजिए। पीएचडी करने के बाद आपको सरकार से नौकरी मांगनी क्यों पड़ती है? तो क्या पीएचडी का मतलब PhD करने के बाद पीएचडी क्या? करने PhD के करने के बाद, जब अरे PhD करने के आपका बाद लेवल, आप पीएचडी किए हैं, उसके आप बाद हम क्या रिसर्च करें? कर सकते हैं, बहुत सारे चीजों। रिसर्च करने के लिए जेआरएफ क्लियर करना पड़ता है, जेआरएफ करना पड़ता है ना जी। जेआरएफ का एग्जाम नहीं हुआ अभी, आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक अभी एग्जाम नहीं हुआ इस देश में। देखिए, एक सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है, सिंपल सा आप बात। बोलिए। इनमें इनका गलती नहीं है, पीएचडी किए हैं, एमबीए किए हैं, एमसीबीए किए, जो भी पढ़ाई किए जहाँ तक हो जाए, ये हमारे उस अंग्रेजी सिस्टम का ये है जो हमारे दिमाग में सोच बैठा दिया है, पढ़ाई मतलब नौकरी। पढ़ाई मतलब काबिलियत नहीं सिखाया गया है हम लोग को। पढ़ाई मतलब, हमारा प्रोफेसर भी हमको यही सिखाता था, पढ़ाई मतलब नौकरी, पढ़ाई मतलब नौकरी। मतलब पढ़ाई, आखिर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है आपके ऊपर, क्योंकि आपको फिर जीवन में बैठा के आपको नौकरी देवे, या फिर आप खुद रोजगार क्रिएट कीजिए और अपने रोजगार को और 50,000, 1,000, 2,000, 100, 250 आदमी को रोजगार दीजिए। आखिर आपके ऊपर जो आप पीएचडी कर रहे हैं जेएनयू से या किसी भी अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो आपके पीछे सरकार कितना खर्च करेगी आपको अंदाज़ा मालूम होगा। और सरकार वो जो करोड़ों रुपए खर्च किए इसलिए कि फिर आपको जीवन में बैठा के नौकरी देवे। आप रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं, आप काबिलियत पैदा नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा वाजिब प्रश्न है जो अभी इन्होंने पूछा, हम पीएचडी तो कर लिए, लेकिन पीएचडी करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्किल क्या है? इस देश के युवाओं को ये देखना पड़ेगा। पीएचडी करने के बाद केवल अगर हम सरकारी गवर्नमेंट जॉब पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि पीएचडी बहुत बड़े लेवल की पढ़ाई होती है, वहाँ से हम राष्ट्र के लिए, देश के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं। लाखों नहीं करोड़ों का खर्च है आपको पीएचडी करने में, उसके बाद भी दीजिए, इन प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा। आप पीएचडी किए हैं, हाँ। इसके बाद भी आपको सरकार से नौकरी क्यों, करोड़ों रुपया, और वो पैसा सरकार की नहीं, आम जनता की ठीक बात टैक्स से है। पे होता है। बहुत 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 वाजिब सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है। पीएचडी कर लिए, सरकार के, हमारे टैक्स पेयर्स के मनी से पीएचडी किए हैं, लोगों के पैसे से चंदा इकट्ठा करके हम सस्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम लोगों के पैसे से पढ़ रहे हैं। आज सरकार उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को बेच रही है। मोदी जी 2014 में आए हाँ। थे तो वादा आपसे किए थे कि आपको 2 करोड़ रोजगार ठीक है, देंगे, ठीक। फिर इस देश के जनता ने उस चीज़ को भुला के 2019 में फिर मोदी जी को चुना। ठीक है, तो उसका क्या बात, चुनाव अगर वो जीत गए तो इसका ये मतलब थोड़े ना, उसका सर्टिफिकेशन थोड़े ना कि हम उससे सवाल 2019 के बाद नहीं पूछेंगे। लोकतंत्र में, हाँ। लोकतंत्र में ठीक है। जनता किसके साथ है, किस चीज़ से निर्भर होता है? चुनाव से ही निर्भर चुनाव होता है। बिल्कुल होता है। चुनाव में अगर मैं आपको लोकतंत्र की प्रक्रिया ही बताऊं, 2019 में मोदी जी चुनाव जीत के आए, 40%, 30 से 35% के आसपास उनको वोट मिला है, 35% वोट, मतलब कि 75% लोग जो हैं वो मोदी जी को नहीं चाहते थे देश में। 35% वोट लाके उन्होंने देश भर में सरकार बना लिए, 75% लोग नहीं मानते थे उनको। तो इसका मतलब थोड़े ना कि आप जो जीत गया उससे हम सवाल नहीं पूछेंगे। अगर वैसा होता तो इमरजेंसी भी जो 1975 में लगाया गया था वो भी संसद द्वारा पारित किया गया था। आपको अच्छा एक बात बताइए, लगता है जो अभी जो 4-5 राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें से लगता है जो कोई ऐसा नेता है जो जिसके आने से युवाओं की जो समस्या है वो दूर हो सकता है? नहीं, हमें देखिए, हमें यही लगता है कि आज के समय में कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी युवाओं के मुद्दे पे सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। मैं एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, झूठे वादे कर रही है, वो रोजगार के नाम पे सिर्फ जुमलेबाजी। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आंदोलन। आप हमेशा, दुनिया का इतिहास रहा है, सिर्फ भारत का इतिहास नहीं, जब जब कोई दिक्कत होता है, सरकार
सिस्टम से जब आप लड़ते हैं तो आपको एक आंदोलन खड़ा करना पड़ता है। वो जन आंदोलन जब होता है उसके बाद जो चीज़ें ठीक होती है, उसके बाद आप देखेंगे इमरजेंसी के बाद आंदोलन, जेपी आंदोलन, यही बैठे हैं ना हम लोग ऐतिहासिक मैदान में। जेपी आंदोलन के बाद सिस्टम ठीक हुई। आज़ादी की जो हमने लड़ाई थी वो आंदोलन था। आज युवाओं के साथ गलत हो रहा है। आप देखते हुए नेता आके भाषण दे देते हैं, भारत एक युवा शक्ति है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो युवाओं की जो ताकत है, युवाओं का जो पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है। आप समझ लीजिए। CMI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी कह रही है कि हमारे देश में लोग अब नौकरी ढूंढना कम कर दिए हैं, नौकरी ढूंढना नहीं चाहते हैं। ये स्थिति हो गई है। बेरोजगारों और रोजगार, मतलब NCRB का जो डेटा है, NCRB का एक डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, मतलब देश में ऐसा कभी नहीं होता था। आज देश में ऐसा होने लगा है कि युवा जो है, पढ़ा लिखा युवा जो है, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। NCRB है, मैं नहीं कह रहा हूँ। NCRB का डेटा कह रहा है कि लोग हमारे देश में युवा जो है बेरोजगारी सरकार एक बात बताइए, वर्तमान सरकार, बस आप सबसे है प्रश्न है कि वर्तमान सरकार एक लॉजिक भी देती है। जैसे अग्निवीर योजना का भी आपने जिक्र किया। अग्निवीर योजना जब वो लेके आए तो उन्होंने बताया नहीं, ये 4 साल बाद जो हम युवाओं को भेज रहे हैं, शायद 11 लाख का पैकेज के साथ भेज रहे हैं, और ये राष्ट्र हित में कहीं ना कहीं ठीक है। क्या लगता है आपको, ये राष्ट्र हित में ठीक है? युवाओं का चरित्र जो है राष्ट्रवादी होगा, सबसे पहले वो स्किल्ड होगा, उसका आचरण हमेशा ही समाज में सम्मानजनक होगा। उसके बाद आने के बाद यहाँ की राज्य सरकारें भी उसको प्रायोरिटी देगी और जो कॉरपोरेट जगत है वो भी प्रायोरिटी देगी, तो हमारा युवा और भी निखर करके सामने आ जाएगा। ठीक, बहुत एक चीज़ मैं अंतिम में बोल देता हूँ, जो सर ने कहा था कि जो PhD ले लिया उसको नौकरी ढूंढने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, वो अपना कुछ बिजनेस, उस पर बोल देता हूँ पहले, उसके बाद अग्निवीर, उस पर मैंने बोलना बाकी था। ठीक है, देखिए, अगर आपको 1 किलो सेब खरीदना है ना किसी काम के लिए, और मान लीजिए 40 रुपये उसका दाम है, तो बाज़ार में गए 40 रुपये लेके फल वाले के पास खरीदने, तो वही बात हो गया कि फल वाला बोला कि सेब तो सब उगा सकता है, तो आप भी जाओ बगीचे में अपना उगा लो, अपना खा लो, पर जब मेरे पास काबिलियत है 40 रुपये देने की, तब मैं क्यों ना लूँ उस फल वाले विक्रेता से। तो उसी को लिंक करिए यहाँ पे। सुनिए, लास्ट 2 लाइन है सर, उसके बाद आप भी सुनेंगे कि जब नौकरी, सबके पास काबिलियत नहीं है अपनी बिजनेस शुरू करने की, बिजनेस फेल होता है ना, 100 में से 99 ठो बिजनेस फेल होता है, तब एक ठो बड़ा बनता है। जब टाटा बना तो 100 ठो फेल हो गए होंगे। तो जिनके पास काबिलियत नहीं है बिजनेस करने की, वो नौकरी मांगेंगे ना कि सब बिजनेस के भरोसे बैठ जाएंगे, और जो नौकरी मांगेंगे वो सही समय पे नौकरी हो, सही समय पे रिजल्ट हो, सही समय पे ज्वाइनिंग हो, इसका सवाल पूछेंगे ना। वर्षीय योजना आपको नहीं बनाना। आज बिहार SSC का एक क्लासिक, एक आखिरी चीज़, बिहार SSC का जो है ना, सब लोग जानते होंगे, बिहार SSC 2014 में फॉर्म निकला था, 8 साल हो गए, अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है। इससे बड़ा शर्मसार बात हो ही क्या सकती है कि 22 साल। और बता दीजिए, अग्निवीर पर जो इन्होंने जवाब दिया, ठीक है, कि जो 4 साल बाद जब युवा लौटेंगे अग्निवीर से, तो वो राष्ट्रवादी भावना के साथ लौटेंगे। ठीक है, क्या स्किल्ड युवा निकलेंगे, लौटेंगे? ठीक बात है। हम लोग अग्निपथ पे पिछले 3-4 सालों से एक ही चीज़ कह रहे हैं। अगर आप मीडिया से हैं, आप सभी लोग सुन रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 4 साल में आर्मी में कोई बहाली नहीं आई है। पिछले 4 साल में आर्मी में जाने का जो सीमा होता है वो 17.5 साल से लेके 21 साल होता है। अब आप समझिए 4 साल पहले जो युवा तैयारी करने जुटा होगा, वो 4 साल तो चला गया कोरोना और इन सब चीज़ों में, सरकार बहाली लेके नहीं आई, उसका तो खत्म हो गया। वो तो देश के लिए सेवा करना चाहता था, समर्पित करना चाहता था। फिर ये क्या लेके आ गया, टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ। अब आप 4 साल काम करिएगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल, 4 साल आप काम करिएगा, समझ गए, आपका मुद्दा समझ गए। 4 साल आप काम करिए, आपका मुद्दा समझ गए। अच्छा, 4 साल बाद जब ये युवा निकलेंगे, आप ही का प्रश्न को आगे बढ़ा रहे हैं, 4 साल बाद जब ये युवा आएंगे, तो ये स्किल्ड युवा होंगे, ये ट्रेन युवा होंगे, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आएंगे। अगर इनको रोजगार नहीं मिला, कुछ ये नहीं कर पाए और गलत डायरेक्शन में चले गए, तो फिर क्या होगा देश का? इतने बड़े आबादी अगर कंट्रोल में नहीं रहे, समझ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप आर्मी में जाने के बाद आप कभी एक दिन के लिए भी वर्दी अगर पहनने का सौभाग्य मिल गया ना, तो समझ लीजिए आप धन्य हो गए। धन्य हो गए आप। हमारा सेना से बहुत पुराना ताल्लुक है, मेरे ब्लड में ही सेना है। ठीक है, धन्य हो गए आप, धन्य हो गई आपकी जिंदगी। आप आतंकवादी कैसे बन अब हम बता रहे हैं, रुकिए, जो आप बता रहे हैं, जो भाई सब बोले हैं, जब हमारे खून में ही बता दिया गया है नौकरी मतलब पढ़ाई मतलब नौकरी, तो आदमी पढ़ने के पहले क्या सोचता है? आदमी पढ़ क्यों रहा है? सीखने के लिए, नौकरी पाने के लिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मानसिकता कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे बच्चों को, एजुकेशन सिस्टम पे। हम लोग गार्जियन हैं, बच्चे हमारे 4 बच्चे हैं। अब इनका कहना है, चारों का शिकार है। आपके इनके सवाल का जवाब देते हैं। किसी भी चीज़ मतलब अगर 100 आदमी का टीम अगर आप बनाते हैं, ठीक है, उस टीम का प्रोडक्टिविटी उसके 4 टॉप मोस्ट लीडर पे डिपेंड करता है। जो हमारा जो लाखों करोड़ों आदमी जो 4 साल बाद बाहर आएगा,
वो किस दिशा में जाएगा वो हमारे 50-25 लीडर ही तय करेंगे। अगर वो सही मिल गया तो करोड़ों आदमी सही दिशा में जाएगा, अगर वो गलत मिल गए तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तो अभी आपने देखा कि हमने कुछ लोगों से बात की, हम राजनीतिक कमेंट लेने आए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल गए जो बेरोजगारी के मुद्दे पे प्रश्न उठाने लगे और बात करते बात इतनी बढ़ी जिसमें कई मुद्दे समाहित हो गए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतवर्ष में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी पे लगातार आंदोलन होते रही है। बेरोजगारी कोई नया मुद्दा भी नहीं है, चाहे अब आज़ादी के बाद लगातार इस पे आंदोलन होते रहा है। आज भी देश में बेरोजगारी है। आज भी हम अपने युवाओं को इतना स्किल्ड नहीं दे पा रहे हैं। हम PhD होल्डर युवा, जो एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया, वो भी रोज़गार मांगते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे पास रिसर्च में, हमारे पास बहुत सारे संसाधनों में उतना हम डेवलप नहीं है। इसीलिए हम 7.25 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारा देश आज भी जिस तरक्की से आगे बढ़ना चाहिए, इस मेन पावर को हमको जिस जगह पे उपयोग करना चाहिए, कहीं ना कहीं इस मेन पावर का हम सही डायरेक्शन में उपयोग नहीं कर पा रहे। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो आपको प्रश्न का उत्तर एक ही मिलेगा कि इसके लिए जिम्मेवार हमारे हुक्मरान, हमारे सत्ताधीश हैं। क्योंकि आज भी हमारे सत्ताधीश के पास ऐसा रोड मैप नहीं है कि वो राष्ट्र के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार किया कर सके कि इतने बड़ी आबादी को सही डायरेक्शन में लगा सके, ताकि एक जो हम लोग के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाने की प्रेरणा है, वो पुनः भारत एक अपना खोई हुई गौरव और वैभव पुनः प्राप्त करे। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।